ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान हो। ठीक है। हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम चैप्टर वाइज करने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आपने चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए। ये आपका सब्जेक्ट है हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान। ठीक है, ये इग्नू बीए का है। इसका कोड है BHD 106 या फिर EHD 06। ठीक है, इसमें लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं आपके लास्ट 10 ईयर में, वो सारे हम आपको यहाँ करा रहे हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आपको पता ही होगा, आप एग्जाम चल रहे होंगे, इसका एग्जाम भी आपका सितंबर में है, तो आप इसकी अच्छी तैयारी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाषा शिक्षण सामग्री का परिचय देते हुए उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पहले तो अच्छे समझ लेना ताकि एग्जाम में आप आंसर अच्छे से कर पाए। भाषा शिक्षण, ठीक है, भाषा शिक्षण सामग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप यही आंसर देना है। तो भाषा शिक्षण सामग्री का परिचय देते हुए उसके प्रकारों का वर्णन करिए। ठीक है, कोई भी भाषिक सामग्री भाषा की पाठ्य पुस्तक का अंग बन सकती है। ठीक है, कोई भी भाषिक सामग्री, जैसे आप जो भी आपका सिलेबस है या बुक्स है, कोई भाषिक सामग्री जो भाषा की पाठ्य पुस्तक का अंग बन सकती है। कुशल अध्यापक किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री को भाषा शिक्षण का आधार बना सकता है, लेकिन इससे विषय का महत्व कम नहीं हो जाता। यदि पाठ्य सामग्री वैज्ञानिक और अनुस्तरित होगी और पाठ बिंदुओं पर आधारित होगी तो छात्र आसानी से भाषा का अर्जन कर सकेंगे। भाषा के 4 कौशल होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। भाषा के कितने कौशल होते हैं, अलग से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा के कौशल कितने होते हैं, आप भाषा के कौशल बताइए। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं। वो कौशल क्या क्या है? सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, ये आप ऐसे कैसे याद रखेंगे। भाषा के 4 कौशल होते हैं, क्या क्या है? सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। भाषा के 2 पक्ष होते हैं, मौखिक और उच्चरित और लिखित। ठीक है, भाषा के कितने पक्ष होते हैं? भाषा के 2 पक्ष होते हैं, जैसे आप पहले से जानते हो कि मौखिक और लिखित। ठीक है, भाषा का मौखिक पक्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें भाषा को सुनना और बोलना आदि कौशल आते हैं। अधिकांश पाठ्य सामग्री में इस पर अपेक्षाकृत कम बल दिया जाता है। इसमें भाषा की ध्वनियों को सुनना, समझना और उसका समुचित प्रयोग करना होता है। हिंदी भाषा के लिए कई बार इसमें कठिनाइयां होती हैं। विभिन्न भाषा भाषी अपनी भाषा की ध्वनि व्यवस्था के अनुसार हिंदी ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, जिसके कारण उच्चारण अभ्यास और उच्चारण शिक्षण के बिंदुओं का संकलन और उसके आधार पर उच्चारण अभ्यासों का निर्माण उपयोगी सिद्ध होता है। सही स्थिति हिंदी सीखने वाले विदेशी छात्रों की भी होती है। ठीक है, यही जो स्थिति है वो अगर विदेश में कोई रह रहा है, वो हिंदी सीखना चाहता है, तो उसे भी इसी तरह से हिंदी को सीखना होगा। उनके लिए भी विदेशी भाषा के रूप में हिंदी भाषा शिक्षण की विशिष्ट सामग्री की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है, लेकिन जब कोई दूसरे देश का व्यक्ति से सीखेगा तो हिंदी उसके लिए एक विदेशी भाषा हो जाएगी। भाषा शिक्षण में लिखित सामग्री या पाठ्य पुस्तकें एक आयाम है। इन पुस्तकों को पढ़ाने की विधि के संदर्भ में अध्यापकों का प्रशिक्षण भी एक महत्वपूर्ण आयाम होता है। भाषा शिक्षण एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पाठ्य विवरण या पाठ्यचर्या के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भाषा पाठ्यक्रम का मुख्य विषय भाषा
और उसके चारों कौशल होते हैं। ठीक है, भाषा पाठ्यक्रम का मुख्य विषय और उसके चारों कौशल होते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। वैसे तो कोई भी सामग्री अच्छे भाषा अध्यापक की सहायता से भाषा शिक्षण का कार्य कर सकती है, किंतु वैज्ञानिक ढंग से तैयार की गई और अनुस्तरित ढंग से पाठ्य बिंदुओं की प्रस्तुतिकरण करते हुए आसानी से भाषा शिक्षण कराया जा सकता है। भाषा में लिखी गई सामग्री के दो पहलू हो सकते हैं। पहला, प्रस्तुत पठांशों के माध्यम से लिपि, वर्तनी, शब्द रचना, वाक्य रचना आदि भाषिक इकाइयों का प्रयोगपरक संदर्भों में अनुस्तरीय भाषिक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। दूसरे, भाषा के पाठांशों के माध्यम से कुछ जीवनोपरांत प्रसंग प्रस्तुत किए जाते हैं जो जीवन मूल्यों की जानकारी देते हैं और छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए अनुकूल होते हैं। इस संदर्भ में मातृभाषा अन्य भाषा की शिक्षण सामग्री में अंतर किया जा सकता है। मातृभाषा का छात्र भाषा के प्रारंभिक कौशल से परिचित होता है। ठीक है, बच्चे अपनी मातृभाषा में ज्ञान पहले ही प्राप्त कर चुके होते हैं, बेसिक जानकारी उन्हें पहले से होती है। भाषा शिक्षण के दौरान उसे उनके विस्तृत व्यवहार का अभ्यास कराया जाता है। अन्य भाषा भाषी छात्र अपनी भाषा की व्यवस्था में अन्य भाषा व्यवस्था के अनुसार समायोजन करता है, जैसे अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं में 5 स्वर होते हैं, किंतु हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ठीक है, जो दूसरी भाषाएं हैं या इंग्लिश है, इसमें कितने स्वर होते हैं? इंग्लिश या फिर दूसरी यूरोपीय भाषाओं में 5 स्वर होते हैं, लेकिन हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में हार्श और दीर्घ स्वरों का अंतर अर्थपूर्ण होता है। साथ ही ए और ओ की ध्वनियां हिंदी के विशिष्ट स्वर होते हैं। ठीक है, ए और ओ का आप ध्यान रखेंगे। ए और ओ की जो ध्वनियां हैं ये हिंदी में विशिष्ट स्वर होते हैं। इसी प्रकार व्यंजनों में अघोष, घोष व्यंजन तो कई भाषाओं में मिल जाते हैं, किंतु अल्प प्राण, महाप्राण व्यंजन, टा वर्ग व्यंजन ध्वनि हिंदी की विशेष ध्वनियां हैं। ठीक है, आप जब हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे तो इसको आप अच्छे से और समझ पाएंगे। अधिकांश प्राप्त कराने से के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए उच्चारण अभ्यासों की आवश्यकता होती है। अन्य भाषा भाषी छात्र को भाषा की इकाइयों का क्रमिक परिचय दिया जाना चाहिए, जिससे वह सीखी हुई संरचनाओं को अल्पसांत कर भाषा कौशल को सीख सके। इसी प्रकार तृतीय भाषा के रूप में भाषा सीखने वाले छात्र के उद्देश्य में अंतर होता है। ठीक है, जब बेसिकली बच्चे 2 तरह की भाषा सीखते हैं, लेकिन जब तीसरी भाषा वो सीखते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि एक भाषा जो होती है उनकी बेसिक होती है, मातृभाषा होती है उनकी या लोकल लैंग्वेज, और दूसरी वो संस्कृत या फिर जो भी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, वो उनकी दूसरी भाषा के रूप में होती है। उसके लक्ष्य भी भिन्न होते हैं, इसलिए उनकी भाषा शिक्षण सामग्री भी अलग अलग होती है। जो छात्र तृतीय भाषा के रूप में भाषा सीखते हैं उनका उद्देश्य प्रयोजन परक होता है। उसे भाषा के माध्यम से विभिन्न भाषिक संदर्भों में अभिव्यक्ति की क्षमता प्राप्त करनी होती है, जबकि प्रथम भाषा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भाषा के साधिकार प्रयोग पर बल देती है।
इन दोनों संकल्पनाओं को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। भाषा शिक्षण का लक्ष्य कितने समय में कितनी भाषा सीखें। भाषा सीखने का प्रयोजन किन प्रकारों के लिए भाषा सीखें और किस प्रकार की भाषा सीखें। ठीक है, भाषा जब आप कोई भी नई लैंग्वेज सीखते हैं तो इसमें कोई ना कोई आपका उद्देश्य अवश्य होता है कि आप किस उद्देश्य के लिए भाषा सीख रहे हैं। लक्ष्य और प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण की सामग्री भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। भाषा शिक्षण सामग्री के प्रकार, ठीक है, आप हेडिंग अच्छे से हाईलाइट करके डालेंगे। भाषा शिक्षण सामग्री के प्रकार। शिक्षण पद्धति में शिक्षण सामग्री का विशिष्ट स्थान होता है। शिक्षण सामग्री में निम्नलिखित सामग्री का समावेश होता है। ठीक है, शिक्षण सामग्री आपकी कैसे कैसे हो सकती है। आपकी पाठ्य पुस्तकें हो सकती हैं, सहायक पुस्तकें हो सकती हैं आपकी, ठीक है, अभ्यास पुस्तकें हो सकती हैं, पूरक पाठन सामग्री हो सकती है, दृश्य और श्रव्य सामग्री हो सकती है। दृश्य और श्रव्य सामग्री क्या है, जैसे कि आपका ये इग्नू का सिलेबस है तो आप ऑनलाइन इसे जैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो दृश्य और श्रव्य सामग्री हो सकती है, या फिर कंप्यूटर संबंधी शिक्षण सामग्री भी हो सकती है जो आपकी सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको उपलब्ध हो। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों के द्वारा अध्यापक विषय को समझाने में समर्थ होता है। पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ही कक्षा के अनेक छात्रों को पढ़ाना संभव हो पाता है। छात्र भी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जो भी आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं उसके माध्यम से आप जो भी जरूरी जानकारी है आप प्राप्त कर सकते हैं। अन्य विषयों की अपेक्षा भाषा की पाठ्य पुस्तकों का और भी अधिक महत्व होता है। भाषा के विभिन्न तत्वों का ज्ञान, पाठ्य का विकास और अर्थ ग्रहण का विकास पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही संभव हो पाता है। भाषा की पाठ्य पुस्तक को मूल रूप से भाषा की शिक्षा देने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, जो भी भाषा की जो लैंग्वेज की किताबें होती हैं वो आपको एक भाषा का लैंग्वेज का ज्ञान देने के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। इसलिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण बहुत सोच समझकर किया जाता है। इसमें भाषाई इकाइयों, भाषा शिक्षण बिंदुओं को प्रस्तुत किया जाता है। पाठ्य पुस्तक के बीच में प्रश्न और अभ्यास हेतु प्रश्न दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य सिखाए गए शिक्षण बिंदुओं का पुनरावलोकन और उन्हें सुदृढ़ करना होता है। इसमें दो प्रकार के अभ्यास होते हैं। पहला भाषा संरचना से संबंधित और दूसरा वैचारिक पक्ष से संबंधित। ठीक है, ये दोनों तरह के आप अभ्यास याद रखेंगे। एक तो भाषा संरचना से संबंधित है और दूसरा वैचारिक पक्ष से संबंधित है। ठीक है, दो तरह के अभ्यास होते हैं। भाषा संरचना से संबंधित अभ्यासों का उद्देश्य अभिव्यक्ति कौशल पर अधिकार दिलाना होता है। ठीक है, भाषा संरक्षण से संबंधित अभ्यास क्यों करते हैं, ताकि हम अब अपनी अभिव्यक्ति के कौशल को बढ़ाया जा सके। जबकि वैचारिक पक्ष से संबंधित अभ्यासों के अंतर्गत बोधन, विचार और सराहना संबंधी प्रश्न होते हैं। छोटी कक्षाओं के लिए गहन अभ्यास कार्य के लिए अभ्यास पुस्तकों का अलग से निर्माण किया जाता है। इसमें लेखन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए पुस्तकें अलग होती हैं और आसान होती हैं। उन्हें ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत होती है और उनका ध्यान लिखने पर केंद्रित ज्यादा किया जाता है। पूरक पठन सामग्री।
ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पूरक पठन सामग्री। आप हाईलाइट करके हेडिंग डालेंगे, हेडिंग जरूर याद करिए आप। इसका उद्देश्य विस्तृत पाठ या दुपाठ होता है। पाठ पुस्तकों के माध्यम से जिस कौशल का विकास किया जाता है उन्हें सुदृढ़ करने के लिए या बोधन एवं अभिव्यक्ति के विकास के लिए पूरक पाठन सामग्री उपयोग रहती है। पहले से जो भी सामग्री है आपके पास, पुस्तकें जैसे हैं आपकी, वो ज्यादा उपयोगी होती हैं। जहां इन सामग्री से छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, वहीं छात्रों की अर्थ ग्रहण क्षमता का भी विकास होता है। पूरक पाठ्य सामग्री का रोचक एवं मनोरंजक होना आवश्यक है। ठीक है, जो पहले से किताबें तैयार की गई हैं बच्चों के पढ़ने के लिए, उनका रोचक और मनोरंजक होना आवश्यक होता है, ताकि बच्चे उनको अच्छे से बच्चे पढ़ सकें और समझ सकें, ताकि छात्र की पढ़ने की रुचि का विकास किया जा सके। पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक को आकर्षक और विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए चित्रों का होना आवश्यक होता है। छोटी कक्षाओं के लिए चित्र पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। ऊंची कक्षाओं में चित्र सूचनापरक होने चाहिए। इन चित्रों का उद्देश्य पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायता करना होना चाहिए। मातृभाषा और द्वितीय भाषा या फिर अन्य भाषा की सामग्री में पर्याप्त अंतर होना चाहिए। ठीक है, मातृभाषा और दूसरी भाषा या फिर दूसरी कोई भी जो भी भाषा है बच्चे सीख रहे हैं, उनमें पर्याप्त अंतर होना चाहिए। जैसे कि छोटे बच्चे हैं, उनको शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, और जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, 3rd 4 में जाते हैं, तो उन्हें दूसरी लैंग्वेज को भी इस्तेमाल करना सिखाना चाहिए, ताकि वो एक एक भाषा उनके लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, मातृभाषा की पाठ्य सामग्री जहां अधिक विस्तृत होती है, वह वैचारिक और भाषाई पक्ष से संबंधित होती है। वैचारिक पक्ष के अंतर्गत पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि विषय आते हैं। इसके अंतर्गत सामान्य भाषा साहित्य की विभिन्न विधाओं का समावेश होता है। इसमें मौखिक और लिखित दोनों पक्षों का समावेश होता है। भाषा के मौखिक पक्ष को पुष्ट करने के लिए वार्तालाप, भाषण, कविता पाठ, एकांकी आदि को सम्मिलित किया जाता है। लिखित पक्ष के अंतर्गत पत्र, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विधाएं आती हैं। इसमें गद्य और पद्य दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, इनमें गद्य और पद्य दोनों ही शामिल होते हैं। छात्रों की अवस्था को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक पर पाठ्य पुस्तकों में अंतर किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर भी प्रवेशिका और उच्च कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों में अंतर होना स्वाभाविक है। प्रवेशिका में पाठ की योग्यता का विकास तथा पाठ और लेखन की शिक्षा दी जाती है। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर साहित्यिक रचनाओं का समावेश किया जाता है। कुछ रचनाएं लिखी या लिखवाई भी जा सकती हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर साहित्यिक रचनाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ ही कुछ रचनाएं विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी लिखी जाती हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं का परिचय कराना और सांस्कृतिक मूल्यों एवं साहित्यिक समालोचना का विकास करना इस स्तर की पाठ्य पुस्तकों का उद्देश्य होता है। इस स्तर पर अनेक सहायक पूरक पुस्तकों का उपयोग किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों के विषय सापेक्ष
पक्ष या वैचारिक पक्ष के साथ साथ प्रस्तुतिकरण भी महत्वपूर्ण होता है। प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक के दो पक्ष होते हैं, शैक्षिक और रूपात्मक। ठीक है, दो पक्ष इसके होते हैं। शैक्षिक, पहला पक्ष क्या है इसका, शैक्षिक, और रूपात्मक। ठीक है, शैक्षिक पक्ष का संबंध पुस्तकों के बाहरी गुणों से होता है। ठीक है, शैक्षिक पक्ष का संबंध किससे होता है, पुस्तकों की बाहरी गुणों से होता है। इसका निर्धारण पाठ्यक्रम, शैक्षणिक उद्देश्य, शिक्षण विधि तथा प्रयोगकर्ता जो शिक्षार्थी है, जो यूज कर रहा है, प्रयोजनकर्ता की अवस्था को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, इसको आप अच्छे से एक बार सुनिएगा वीडियो को, तो आपको उतना याद रह जाएगा जितना आप एग्जाम में लिखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, भाषा शिक्षण सामग्री निर्माण की उचित विधि की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी भाषा शिक्षण सामग्री निर्माण के बारे में आपसे पूछा गया है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषा के चारों कौशलों पर अधिकार प्राप्त करना होता है। ठीक है, पहली लाइन तो आप ऐसे कैसे याद रखेंगे कि भाषा का मुख्य उद्देश्य भाषा के चारों कौशलों का अधिकार, चारों जो भी हमने ऊपर भी 4 कौशल पढ़े थे, उन पर अच्छी पकड़ बनाना होता है, उन पर अधिकार प्राप्त करना होता है। ठीक है, मातृभाषा छात्र, जो भी मातृभाषी छात्र है, जिसने बेसिक पढ़ाई अपनी मातृभाषा में की है, मातृभाषी छात्र इसकी प्रारंभिक 2 कौशल बोलना और समझना तो औपचारिक शिक्षा से पहले ही जानता है। ठीक है, कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा है जिसका एडमिशन फर्स्ट क्लास में हुआ है, तो वो पहले से ही बोलना और समझने का कौशल वो सीख जाता है अपने घर परिवार से ही। ठीक है, ऐसी स्थिति में उसे पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। ठीक है, जब वो स्कूल जाता है तो उसे 2 कौशल सिखाए जाते हैं, जबकि 2 कौशल वो घर से अपनी सीख कर आता है, अपने परिवेश से सीख कर आता है, और फिर उसे वहां पर स्कूल में पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। बोलने का और समझने का कौशल उसने पहले से सीख लिया होता है। इसके लिए लिपि चिन्हों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसे लिपि संकेतों की क्षमता का विकास किया जाता है। ठीक है, वो लिपि संकेतों को वो समझ सके, उनके विकास को उनके लिए उसे तैयार किया जाता है। लिपि सिखाने की 2 पद्धतियां होती हैं। ठीक है, लिपि जो है 2 तरह से सिखाई जाती है। एक तो पारंपरिक, जिसमें आ से लेकर क्षत्रज्ञ तक लिखना होता है। ठीक है, एक तो बच्चे को पारंपरिक तरह से सिखाया जाता है, जिसमें वो आ से लेकर और क्षत्रज्ञ तक लिखता है, पढ़ना सीखता है। इसी को लेकर बारंबार के अभ्यास पर सर्वाधिक प्रयुक्त लिपि संकेतों को आधार बनाकर सामग्री निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, इन्हीं चीजों को बच्चे को बार बार अभ्यास कराया जाता है ताकि वो अच्छे से इन चीजों को सीख सके। जैसे का, मा, बा, सा, पा सर्वाधिक प्रयुक्त लिपि संकेत हैं। इन्हें आधार बनाकर लिपि शिक्षण प्रारंभ किया जा सकता है। इन लिपि चिन्हों से बनने वाले शब्द जैसे कम, कब, सब, कण आदि बनाए जा सकते हैं। फिर आ की मात्रा को जोड़कर कई शब्द जैसे काम, भास, पास आदि बनाए जा सकते हैं। दूसरी विधि आकार समानता की है, जिसमें कम से कम शिक्षण भार से लिपि शिक्षण कराया जाता है या कराया जा सकता है, जिसमें आकार समानता से आधार पर लिपि चिन्हों के वर्ग बना लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ आप एग्जाम्पल दिया गया है,
मा, ना, ठीक है, भा, और ये आ की मात्रा बताया गया है। दूसरे में शा, ए, वा, बा, खा, का आदि इस तरह से शब्द बनाए जा सकते हैं। इनको जोड़कर नए शब्द बनाए जा सकते हैं। इनमें पहले कोष्टक में दिए लिपि चिन्हों को बनाना सीखकर उससे और आगे समान आकार वाले लिपि चिन्ह सीखे जा सकते हैं। ठीक है, ये जो भी पहले दिए गए हैं इनसे आप कई चिन्ह बनाना, कई शब्द बनाना सीख सकते हैं। आगे की कक्षाओं में पहले बातचीत करके उससे उभरने वाले शब्दों को आधार रूप में लेते हुए लिपि और वर्तनी अभ्यास कराया जा सकता है। लिपि चिन्हों की पहचान के लिए श्याम पट का अधिकाधिक प्रयोग और फ्लैश कार्डों की सहायता भी ली जा सकती है। पहले अकेले लिपि चिन्ह और धीरे धीरे मात्राओं का प्रयोग सिखाया जा सकता है। मात्रा रहित और मात्रा सहित व्यंजनों का अंतर पहचानने के लिए अभ्यास कराए जा सकते हैं। इसी प्रकार वर्णों में मात्राएं लगाकर शब्द बनाने का अभ्यास किया जा सकता है। इसी क्रम में निम्नलिखित के अनुसार आगे पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर कुछ आगे और आप एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे लिपि चिन्ह जिसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, शब्द पहले आप शब्द बनेगा इनसे, फिर वाक्य, ठीक है, वाक्यांश आप वाक्य बनाएंगे। इसी प्रकार एक शब्द में आने वाले वर्णों से उलट फेर करके कई शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आप कई शब्द उलट फेर करके बना सकते हैं, नए नए शब्द बनाना सीख सकते हैं, नए नए शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। लिपि संकेतों में मेल से शब्द निर्माण, फिर वाक्यांश और फिर वाक्य तक पहुंचते हैं, जैसे कि मान से मन, नाम से मामा, नाना, नम, नमन, मनन, नामन, मानना, मनाना आदि इस प्रकार के केवल सार्थक शब्दों के निर्माण पर बल देना चाहिए। ठीक है, ऐसे शब्द बनाने चाहिए जिसका कि कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। इसी प्रकार वाक्यांश भी बनाए जा सकते हैं, जैसे काम, मामा का काम, ठीक है, काका का काम, कम काम, इस तरह से आप वाक्यांश बना सकते हैं। इन शब्दों का लेखन और पाठन अभ्यास कराया जा सकता है। शब्द चयन करते समय बहुप्रयुक्त शब्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, जब भी शब्दों का आप चयन करें, जब भी बच्चे को शब्दों का अभ्यास कराएं, तो ऐसे शब्द लिए जाने चाहिए जिनका इस्तेमाल वो रोजमर्रा की लाइफ में अपनी करता हो, जिनका यूज होता हो, ताकि बच्चे उसे अच्छे से आत्मसात कर सकें। सीखे गए शब्दों की सहायता से वाक्यांशों का निर्माण किया जा सकता है। फिर वाक्यांशों की सहायता से एकाद और वर्ण जोड़कर वाक्यों का निर्माण किया जा सकता है। इकाइयों का क्रमिक प्रस्तुतिकरण और विकास कौशलों को सीखने में आसानी पैदा करता है। इस प्रकार भाषा शिक्षण सामग्री के निर्माण में हमें ऐसी विधि को अपनाना चाहिए जिससे छात्रों को अधिकांश लाभ मिल सके। ठीक है, ऐसी शिक्षण सामग्री होनी चाहिए ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे उससे सीख सकें, समझ सकें, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन यहाँ आपका खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड है इसमें, तो इसको यहीं तक रखते हैं वीडियो को। ये वीडियो आधे घंटे का होने वाला है, तो यहाँ से हम बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।